तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस देखते हैं। क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से वो सिस्टम के स्टेट में बदलाव आता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, बराबर है कि नहीं? तो कई प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकती है, अलग अलग मतलब हमको क्या चाहिए आउटपुट, उसके लिए अलग अलग प्रकार की थर्मोडायनेमिक की प्रोसेसेस हो सकती है। जैसे एसी को लेते हैं तो एसी में हमको अंदर की हवा ठंडी होनी चाहिए, एसी बोलो या फिर फ्रिज बोलो, है ना? तो वहां पे जो प्रोसेस रहेगी वो अलग टाइप की होगी। लेकिन वही अगर किसी गाड़ी के इंजन में देखते हैं आप लोग, है कि नहीं, तो गाड़ी के इंजन में क्या होगा, हीट जनरेट होके पिस्टन ये होगा, तो वहां पे प्रोसेस कुछ अलग होगी। तो कहने का मतलब ये कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसेस रहती है। तो ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है वो ब्रॉडली कौन से कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो प्रोसेस रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। देखो नाम से ही समझ में आता है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जब थर्मोडायनामिक की जो सिस्टम थी, है ना, वो प्रोसेस की वजह से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे चली गई, तो कभी भी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे वो कभी भी आ सकती है सेम वे में, है कि नहीं? कुछ है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम डिफाइन किए थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या है थर्मोडायनामिक सिस्टम? मतलब हमारे लिए गैस है, ठीक है ना, तो गैस की कोई तो भी स्टेट है, कुछ तो भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, कुछ तो भी है, फिर वहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस आई तो उसकी वजह से वो थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई, मतलब नया प्रेशर आ गया, नया वॉल्यूम आ गया, नया टेम्परेचर आ गया, ठीक है ना? तो अगर वो सिस्टम रिवर्सिबल है तो वो वापस अपने स्टेट में, वापस ओरिजिनल स्टेट में उसी प्रकार से वापस जा सकती है ना? इट कैन रिट्रेस इट्स ओन पाथ, बराबर है, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर वापस नहीं जा सकती ओन स्टेट पे इन द सेम पाथ तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिंपल सा काम है, रिवर्सिबल मतलब वापस उसी स्टेट में वो उसी रास्ते से आएगी, है ना, जिस प्रकार से वो वर्क की डायरेक्शन थी, है ना, उसी वर्क के रिवर्सिबल डायरेक्शन में आ सकती है और इनिशियल स्टेट पे वो आ सकती है सिस्टम। लेकिन अगर इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकती तो दैट इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल, थर्मल मतलब हमेशा याद रखो रिलेटेड टू टेम्परेचर, और ये आइसोथर्मल के बारे में मैंने बीच में बताया भी था। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहां पे टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी फ्लो नहीं होती, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी, बराबर है कि नहीं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए पूरी प्रोसेस के दरमियान, ठीक है ना, प्रेशर बदल सकता, वॉल्यूम बदल सकता, वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस भी हो सकती है। भी आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। सो द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकती है। अभी देखो आइसोबारिक, बार मतलब शायद, देखो प्रेशर का एक वन ऑफ द यूनिट है बार, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेकिन आपने शायद सुना होगा, तो इस वर्ड के ऊपर से आप याद रख सकते हैं आइसोबैरिक मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसी प्रोसेस जहां पे प्रेशर, टेम्परेचर, बाकी चीजें बदल सकती है बट वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस।
इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अभी देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो। यस और नो, है ना। वर्क डन, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला कैसे लिखे थे? इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, पीडीवी, है ना। और मैंने बार बार बताया था वर्क हुआ मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ, है ना। वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए तब जाके वर्क होता है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? आइसोकोरिक के लिए क्या याद रख सकते हैं कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज जीरो। ठीक है। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस भी होती है। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? देखो हर चीज में कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी गैस के 3 मेन फैक्टर्स तो आ गए, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब क्या बचा? एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट ट्रांसफर जो होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है बोलो, या फिर हीट जीरो है ना। देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, मतलब Q इज जीरो। बराबर है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस जिस सिस्टम में हो रही है ना, वो आइसोलेटेड सिस्टम है ना। सराउंडिंग के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सराउंडिंग के साथ वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रही, है ना। तो सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर नहीं होती, Q इक्वल टू जीरो। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी जहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस होगी वो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम होगी। आइसोलेटेड रहेगी तभी तो सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर नहीं कर रही, नहीं तो सराउंडिंग में तो हीट आती ही है ना। या तो सराउंडिंग में हीट आएगी या फिर सराउंडिंग से हीट ली जाएगी, ठीक है ना। सराउंडिंग से कहां बचोगे, हम तो सराउंडिंग में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो सकती है। साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही समझ में आता है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस कि जो अपने इनिशियल स्टेप पे वापस आ जाती है ना। साइक्लिक प्रोसेस, है ना, कुछ जैसा इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ तो भी स्टेट है, तो फिर ये प्रोसेस के दरमियान चेंज हुआ, लेकिन वापस फाइनली अपने ही स्टेट पे वापस आ गई। बराबर है। तो ऐसी इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब द प्रोसेस इन विच सिस्टम कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस कि जहां पे सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। मतलब पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम में उतनी ही बाद में ही चाहिए, तभी जाके तो ओरिजिनल स्टेट आएगी, है ना। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी बदल गई मतलब सिस्टम की स्टेट बदल गई, ठीक है ना। लेकिन अभी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है कि इनिशियली जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब 100% ये है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वापस फिर से वही है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग याद रख सकते चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो कौन सी प्रोसेस है? देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। और साइक्लिक प्रोसेस मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी सारी प्रोसेसेस है। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट ईयर का था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, अभी आपके लिए मैंने कलरफुल बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो OA है, OA देख रहे ये OA, ये कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है? और ऑप्शन थे ये वाले, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, है ना। एमसीक्यू था, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो बताओ तो OA
ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है? देखो ग्राफ को ध्यान से पढ़ो। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? वॉल्यूम दिखाया है। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है? प्रेशर दिखाया है ना? उन्होंने क्वेश्चन में जो दिखाया है वो, ठीक है। तो ये OA लाइन देखो, OA लाइन हमारे वॉल्यूम एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल है। देखो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल रहती है, बराबर है, उसका क्या कांस्टेंट रहेगा? ये y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? सिंपल मैथमेटिक्स 10th का है ना। ये लाइन अगर x के साथ पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा उसका? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब OA लाइन के लिए क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन वॉल्यूम बदलते जा रहा है। देखो अभी वॉल्यूम इतना है, बाद में वॉल्यूम इतना होगा, बाद में वॉल्यूम इतना होगा। वॉल्यूम बदलो कुछ भी हो, वो मेरे को लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मुझको समझ में आ गई कि OA लाइन के लिए प्रेशर इज कांस्टेंट। कैसे? क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या आएगा? प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था आइसोबैरिक। सिमिलर अगर क्वेश्चन में OA की जगह मान के चलो OD पूछा रहता था, OD, तो आपका आंसर क्या रहता था बताओ तो? OD। ये वाली लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, तो y एक्सिस से पैरेलल है मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा? x कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो उस समय आपका आंसर आया रहता था आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस वो लॉजिक बराबर से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और मेन थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है हमको वो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स यूनिट में बेसिकली आपको एक ही चीज पढ़नी है। जो भी प्रोसेसेस देखे हमने, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडिएबेटिक, तो सभी के लिए थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन आपको डिराइव करने हैं। थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन मतलब क्या? वर्क का इक्वेशन। और वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, Q इक्वल टू क्या है? Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर वे में हर एक प्रोसेस के लिए लिखना है। तो हर एक प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला डिराइव करना और ये फॉर्मूला फर्स्ट लॉ का बराबर से लिख के दिखाना, मतलब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना। सिंपल। तो चलो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। कौन सी प्रोसेस के लिए? और क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम सिंपल भाषा में आता है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। वर्क का एक्सप्रेशन निकालना, उसी का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का एक्सप्रेशन क्या है। वर्क का एक्सप्रेशन, अभी प्रोसेस कौन सी रहने दो भैया, कौन सी प्रोसेस रहने दो? आइसोथर्मल रहने दो, नहीं तो आइसोबैरिक रहने दो, आइसोकोरिक रहने दो। वर्क का फॉर्मूला हमारे लिए तो ये है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हमारी सिस्टम क्या है? गैसेस सिस्टम है, गैस है। तो गैसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला इज लाइक दिस, ठीक है। तो शुरुआत तो हमारी यही से होगी। प्रोसेस चाहे कौन सी भी रहने दो, शुरुआत हमारी यही से होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला गैसेस के लिए इस तरह से लिखा जाता है। और क्यों इस तरह से लिखा जाता है यह भी मैंने लास्ट क्लास में बताया, ठीक है। तो वर्क कब होता है गैस में? जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, PdV। P मतलब क्या? प्रेशर। और dV मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम। जैसा dx रहता, dy रहता, कहां से कहां तक चेंज हो रहा वॉल्यूम? Vi से लेके Vf तक, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला निकालना है। वर्क का फॉर्मूला ये हमको पता है, लेकिन हमारे लिए प्रोसेस है आइसोथर्मल, मतलब मुझको टेम्परेचर के बारे में जानकारी दी गई है। आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन मेरे वर्क के फॉर्मूले में तो प्रेशर है ना। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, ये फॉर्मूले में किसी ना किसी प्रकार से मेरा टेम्परेचर आ जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं ट्राई करूंगा, है ना। क्योंकि ये प्रेशर को कैंसिल करके मेरे फॉर्मूले में क्या आना चाहिए? टेम्परेचर आना चाहिए, ठीक है ना। तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना।
क्योंकि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं, और आइसोथर्मल के लिए मुझको कंडीशन पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो चलो इसको प्रेशर को हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तुम्हारा सिंपल यूनिवर्सल गैस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो पी क्या लिख सकते हैं? एनआरटी अपॉन वी, ठीक है ना। फॉर्मूले में वी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए है, वर्क है तो। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट है। आर मतलब क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। और टी आ गया, टी है कि नहीं। तो P की वैल्यू nRT है ना, PV इक्वल टू nRT, देयरफॉर P इक्वल टू nRT अपॉन V, ये वैल्यू यहां पे रख देंगे, ठीक है ना। तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ VI VF nRT बाई V dV। अभी इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स आप सभी को पता है, जो जो चीजें कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। n नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट, ऑफ कोर्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना बदलने को बोल रहे, है ना। ये कोई भी प्रोसेस में हमको नंबर ऑफ मोल्स को छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि वैसा बोला ही नहीं है यहां पे, ठीक है ना। r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी बाहर निकलेगा। टी पर्टिकुलरली ये वाले डेरिवेशन के लिए t बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, इसीलिए ये T भी बाहर निकलेगा। तो nRT ये तीनों बाहर निकल जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या बचेगा? इंटीग्रेशन, है ना। बाहर क्या निकलेंगे? nRT इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF dV अपॉन V, बस इतना बचेगा, है ना। देखो ये nRT बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, चलो अभी इंटीग्रेशन के बेसिक्स याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है बताओ मुझको? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x दैट इज log ऑफ x, होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैथमेटिक्स में जो भी, है ना, मैथमेटिक्स में जो भी log लिखते हैं हम लोग, उस log का बेस रहता है e, बराबर है कि नहीं। आपके पास जो log बुक है उसका बेस है 10, लेकिन मैथमेटिक्स में जो आप log लिखते हो उसका बेस e रहता है, तो इसलिए उसको जनरली ln ऑफ x ऐसा भी लिखते हैं। ln मतलब क्या? log जिसका बेस है e, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x रहता है ln ऑफ x या फिर log ऑफ x, जिस log का बेस है e। तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v क्या आएगा? ln ऑफ v, ln मतलब log टू द बेस e, ठीक है। और लिमिट्स क्या आएगी? इनिशियल लिमिट है vi, और कहां से कहां तक है? vi से लेके vf तक, ओके। तो सिंप्लीफाई करो इसको, nRT पहले अपर लिमिट रख दो, ln ऑफ vf माइनस ln ऑफ vi, और सिंप्लीफाई हो सकता है। ln मतलब log ही है, सिर्फ बेस उसका ही है, तो log के जनरल रूल तो उसको लागू ही होंगे, है ना। तो जनरल जो रूल है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है ना। कैसा लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस b को? याद करो याद करो याद करो, है ना। log ऑफ a बाई b कैसा लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई b को log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं ऐसा। तो log ऑफ a माइनस b मतलब log ऑफ a बाई b। तो सिमिलरली कैसा लिख सकते हैं इसको? ln ऑफ vf, ln मतलब log ही है, log टू द बेस ही, तो log ऑफ vf माइनस log ऑफ vi, तो कैसा लिख सकते हैं इसको? log ऑफ न्यूमरेटर vf अपॉन vi, है ना। ln ऑफ vf अपॉन vi, समझ में आ गया ये कैसे आ गया, है ना। ln मतलब log टू द बेस e, ln ऑफ vf अपॉन vi, बराबर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, r मतलब कांस्टेंट यूनिवर्सल, t मतलब टेम्परेचर, nRT ln मतलब log टू द बेस e, log ही है, vf बाय vi, vf मतलब फाइनल वॉल्यूम, है ना। उस प्रोसेस के दरमियान फाइनल वॉल्यूम क्या था गैस का, और vi मतलब इनिशियल वॉल्यूम। अभी देखो इस फॉर्मूले से आपको वर्क निकालना है तो आपको दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपके पास जो लॉग बुक है उसका बेस है 10,
और ये जो लॉग है इसका बेस है e, तो इसको बेस 10 के इसमें कन्वर्ट कर लेते। तो हमेशा याद रखो, अब ये जो नेचुरल लॉग है इसको नेचुरल लॉग बोलते है ना, लॉग टू द बेस e मतलब नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा रूल याद रखो कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, 2.303 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो नेचुरल लॉग था वो नॉर्मल बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप नॉर्मल अपनी लॉग बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दिए कौन से, इसमें सिंपल बेस 10 के लॉग में, तो क्या आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला 2.303 nRT लॉग ऑफ 10 है ना, लॉग टू द बेस 10 है ये VF/VI। सिंपल। अभी देखो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते 2.303 nRT लॉग ऑफ कोर्स बेस 10 है ना, VF/VI की जगह PI/PF मतलब इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, उल्टा है ना। देखो वॉल्यूम ऊपर है, फाइनल वाला वॉल्यूम ऊपर है तो फाइनल वाला प्रेशर नीचे, इनिशियल वाला वॉल्यूम नीचे है तो इनिशियल वाला प्रेशर ऊपर है। तो VF/VI की जगह हम लोग इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेशर के टर्म्स में लिखने के लिए इनिशियल प्रेशर ऊपर लिखना, PI मतलब क्या, इनिशियल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर नीचे लिखना, रिवर्स कर देना वॉल्यूम से, है ना। अभी बोलेंगे आप सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे लिखे आपने, अरे सिंपल है, अगर किसी क्वेश्चन में वर्क निकालने को बोला है लेकिन फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया है, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर ऐसा दिया है, तो फिर कैसा करेंगे, है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो PV इक्वल टू nRT बराबर है कि नहीं, PV इक्वल टू nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R मतलब कांस्टेंट। अभी इस प्रोसेस के लिए अगर अपना क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस का है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए TB कांस्टेंट, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हाँ आइसोथर्मल का न्यूमेरिकल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूरा का पूरा nRT कांस्टेंट, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम ये प्रोडक्ट फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसा। इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। सभी PV कांस्टेंट रह रहा है मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है हर पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट पे कितना है प्रोडक्ट PI/VI और फाइनल पॉइंट पे कितना है प्रोडक्ट PF/VF, F मतलब क्या, फाइनल, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर से सॉल्व करो, VF/VI क्या मिलता है बताओ, VF/VI, VI को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो PF को इधर लेके आना पड़ेगा तो PI/PF आया कि नहीं आया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए VF/VI इज नथिंग बट PI/PF, सिंपल। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग है ना VF/VI की जगह PI/PF ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रहेगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आएगा, वर्क का फॉर्मूला 2.303, और ये 2.303 क्यों आएगा, क्योंकि इस नेचुरल लॉग को हमने बेस 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो 2.303 nRT लॉग ऑफ VF/VI या फिर PI/PF, ठीक है। तो चलो वर्क का फॉर्मूला हो गया। अभी ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, इसको भी लिख के दिखाएंगे, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। अभी देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला तो मिल गया, ये देखो ये वर्क का फॉर्मूला, चाहे ये लिखो या फिर चाहे ये लिखो तो वर्क का तो मिल गया, ठीक है। अभी और एक चीज आइसोथर्मल के बारे में जानने लायक है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब ये मैं ये बोल सकता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। फिर से रिपीट करता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। क्यों 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 जीरो रहेगी? लगाओ दिमाग, क्यों जीरो रहेगी? इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? इंटरनल एनर्जी बताओ तो मुझको। हमारे लिए सिस्टम मतलब गैस है, हमारे लिए सिस्टम मतलब क्या है? गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ये ऐसे रहेंगे, बराबर है कि नहीं? तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड रहती? जैसा हमने लास्ट यूनिट में देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं कि नहीं? ये गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पीड रहती है, रैंडम स्पीड रहती है, रैंडम डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट स्पीड, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट, ये वाले सिस्टम में क्या आती है? इंटरनल एनर्जी आती है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे, बराबर है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड, जो गैस मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर मूव हो रहे हैं, उनके स्पीड पे या फिर उनके मोशन पे डिपेंड है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना? और लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि ये गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है CRMS, बराबर है कि नहीं? RMS स्पीड ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल, ये किसके ऊपर टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। देखा था कि नहीं देखा था? लास्ट यूनिट में देखा था हमने CRMS मतलब RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। देखा था? मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, बराबर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, देखो ना कैसे हुआ। इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? गैस मॉलिक्यूल की स्पीड पे। और गैस मॉलिक्यूल की स्पीड किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, है ना? मतलब A डिपेंड्स ऑन B, B डिपेंड्स ऑन C, तो मैं बोल सकता हूं A डिपेंड्स ऑन C, बोल सकता हूं कि नहीं? है ना? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? स्पीड पे, गैस मॉलिक्यूल्स के RMS स्पीड पे। और ये RMS स्पीड किसके ऊपर? गैस मॉलिक्यूल की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर। तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगी। लेकिन टेम्परेचर कैसा है आइसोथर्मल प्रोसेस में? कांस्टेंट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे रहेगी? है ना? टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा उसमें। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी जीरो। जो चीज कांस्टेंट रहती है उसमें चेंज कैसा रहेगा? जीरो, है ना? U1 इक्वल टू U2, तो U2 माइनस U1 विल बी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। कोई भी चीज कांस्टेंट है तो चेंज कैसा है? जीरो। हमको यहां पे चेंज चाहिए है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, है ना? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो इसको कैसा लिख सकते हैं? Q इक्वल टू W, और W का फॉर्मूला कोई भी एक लिखो, 303 nRT log ऑफ Vf माइनस VR, ठीक है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल। तो ये पेज नंबर्स देख लेना,